स्टूडेंट, मैं सुरेश कुमार कुमावत नोबल एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज डालते हैं एक नज़र आज के इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12th क्लास के फिजिक्स सिलेबस का डिस्क्रिप्शन किस प्रकार है। तो सबसे पहले अपन जितना भी 12th का जो सिलेबस है उसको एक बार देख लेंगे। उसमें कौन सी यूनिट कितने अंक की है और कौन सी यूनिट से किस प्रकार का क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में उठता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर की। 56 नंबर का पेपर होता है और 14 नंबर के सत्रांक और 30 नंबर यहाँ से इसके प्रैक्टिकल के जाते हैं। कुल मिलाकर 100 नंबर का अपना ये पेपर जो फंडामेंटल है इसका 100 नंबर का अंक तालिका रहती है। उसमें से 56 नंबर का जो मैटर है उसमें क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इकाई पस्ट की। इकाई पस्ट, इकाई पस्ट के अंदर इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। वैद्युतिकी इसका जो अंक है वो 7 है, ये अंकवार। फिर नंबर 2 है धारा विद्युतिकी, यह है 5। फिर नंबर 3 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वह चुंबकत्व या इनके गुण 3। फिर नंबर 5 विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, यह है अपने 7 नंबर। फिर बात करते हैं 6 नंबर प्रकाशिकी, यह है 9 नंबर। फिर है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, यह है अपना 4 नंबर का। फिर 8 परमाणुीय व नाभिकीय भौतिकी, यह है 6 नंबर। फिर नंबर 9 है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी 6 नंबर की। और लास्ट एंड फाइनल 10 नंबर दूर संचार, यह है 4 नंबर की। टोटल मिलाकर यह है अपने 56, 14 नंबर के सत्रांक है और 30 नंबर का अपना प्रैक्टिकल अरेंजमेंट। टोटल मिलाकर 100 नंबर का ये है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन स्थिर वैद्युतिकी। 7 नंबर अंक बार कितना है इसका 7, जिसमें से एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन बैठेगा और एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल और एक नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आएगा। हर बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसी प्रकार से अपना जो ब्लूप्रिंट है अपना इसी पर आधारित रहती है और इसी के अनुसार अपना पेपर बना के तैयार करती है। अब इस स्पष्ट इकाई स्थिर वैद्युतिकी, इसको आज अपन पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए स्थिर वैद्युतिकी को जो स्पष्ट इकाई है इसको पढ़ने से पहले आपको एक मैं मोटिवेशनल एक शायरी सुना देता हूं। तो वो मोटिवेशनल शायरी क्या है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है।
हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, बस जीतने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। तो आइए इसी जोश, जुनून और नैरक संचार के साथ आज के इस टॉपिक पर, आज के स्पष्ट इकाई के विद्युत क्षेत्र पाठ का अपन शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। ये अपना पाठ है 1। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर सबसे पहला पॉइंट है घर्षण विद्युत। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? घर्षण विद्युत। तो मैं घर्षण विद्युत से पहले आपको हमारी जो इकाई थी स्थिर विद्युत की उसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में स्थिर विद्युत की होती क्या है भाई? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की। वापस हम लोग भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, उससे हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की कहते हैं। स्थिर विद्युत की के बाद एक यूनानी वैज्ञानिक था थेल्स, जिसका नाम क्या था? थेल्स। कहाँ का वैज्ञानिक था? यूनान का। तो एक यूनानी वैज्ञानिक था थेल्स, जिसने क्या लिया? एक तो अंबर नामक पदार्थ लिया। क्या लिया भाई? एक तो अंबर नामक पदार्थ लिया और एक ऊन का कपड़ा लिया। क्या लिया? एक तो अंबर नामक पदार्थ लिया और एक ऊन का कपड़ा लिया। जब उन दोनों को आपस में रगड़ता है, किस प्रकार? जैसे मान लो ये तो अपना ऊन का कपड़ा है और ये अंबर नामक पदार्थ है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, किनको? जब अंबर नामक पदार्थ और उनके कपड़े को जब आपस में रगड़ा जाता है, तो इस अंबर नामक पदार्थ में कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिसकी बदौलत वह धूल के छोटे छोटे कणों को और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। क्या कहा? वापस उन लोग जो यूनानी वैज्ञानिक थेल्स था उसने क्या लिया? एक तो उनका कपड़ा लिया और एक क्या लिया? अंबर नामक पदार्थ। जब उन दोनों को आपस में रगड़ता है तो उस अंबर नामक पदार्थ में क्या आ जाते हैं? ऐसे गुण आ जाते हैं जिसकी बदौलत वह धूल के छोटे छोटे कणों और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अपन सर्दियों के दिनों में चद्दर होती है, भैया सर्दी का जुगाड़ करने के लिए चद्दर तो ओढ़ते हैं, उसके अंदर कभी कभार आपने देखा होगा चटर पटर की आवाज आती है कि नहीं आती? तो वो आवाज और उस आवाज के साथ में आप देखना उसमें लाइटिंग सी होती है, बिजली से कड़कती है उसके अंदर। तो वही है जी क्या है? चार्ज होता है भाई। वही क्या होता है? एक आवेश के रूप में होता है। वही स्थिर विद्युत की होती है। यही एक प्रयोग होता है। चलो मान लो इसके अलावा अपन रोज कंघी करते हैं, कांच के सामने खड़े होते घंटों भर अपने को सजते संवारते रहते हैं और कंघे के साथ में कंघे को अपन जैसे अपने हेयर स्टाइल बनाकर उसको अपने शरीर पर जो रोम है, अपने बाल है, जैसे उसके पास लाते हैं तो अपने बाल क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपने बाल खड़े हो जाते हैं। तो ये भी है जे क्या है? स्थिर विद्युत की हो सकती है। दूसरी बात, जैसे कभी कभार ये प्रैक्टिकल तो जनरली सबके साथ होता है। कौन सा? जैसे मान लो एक प्लास्टिक की चेयर होती है। क्या होती है भाई? प्लास्टिक की चेयर। कभी कभार अपन क्या करते हैं? प्लास्टिक की चेयर पर पैर ऊपर लेके बैठे रहते हैं, फिर अचानक कोई दूसरा कैंडिडेट आता है और उस चेयर को गलती से छूता है ऐसे और कहते हैं अरे यार करंट आया भाई तेरे में। अरे तो उसके अंदर करंट नहीं था वो, क्योंकि चेयर के अंदर जो चार्ज थे वो एकत्रित हो गए। अचानक अपन उस चार्ज के साथ अपने स्पर्श किया तो स्पर्श करने के साथ में क्या हुआ? हमें यूं हुआ कि इसमें वास्तव में करंट है। तो एक्चुअल में यही स्थिर विद्युत की है। तो मैं वापस कह रहा हूं, पुनः अपने नोट्स, अपने पेन उठाइए और उसको डायरी के अंदर लिख लो। वापस मैं कह रहा हूं क्या? सर्वप्रथम एक यूनानी वैज्ञानिक था जिसने क्या लिया? एक तो अंबर नामक पदार्थ लिया, एक तो अंबर नामक पदार्थ लिया और एक क्या लिया भाई? उनका कपड़ा लिया। जब उन दोनों को आपस में रगड़ता है तो उस अंबर नामक पदार्थ में क्या आ जाते हैं? ऐसे गुण आ जाते हैं जिसकी बदौलत वह धूल के छोटे छोटे कण और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या ले अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन घर्षण विद्युत की। तो घर्षण विद्युत की या घर्षण विद्युत को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन।
इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन। अब घर्षण विद्युत होती क्या है, देखो भाई, इस प्रक्रिया के दौरान, कौन सी प्रक्रिया के दौरान, घर्षण विद्युत की प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, इस प्रक्रिया के दौरान जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। क्या करते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह तो धनावेशित, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वह क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, ऋणावेशित हो जाती है। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, घर्षण विद्युत कहलाती है। वापस सुन लो, इस प्रक्रिया के दौरान जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह तो धनावेशित, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वह क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, घर्षण विद्युत कहलाती है। अब इस प्रक्रिया के दौरान भाई पहले क्या होता था, कोई भी काम होता था, हमारा एक्सपेरिमेंट प्रायोगिक जो काम होता था प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती थी, अपन जानते हैं ये सारे। तो इन्होंने जो भी प्रैक्टिस की, जो भी हमारे लिए नए नए अनुसंधान खोज के नए नए हमारे लिए तरीके निकाले, तो उन तरीकों को एक प्रैक्टिकली बताना बहुत अति आवश्यक था। तो वो प्रैक्टिकल क्या है भाई, इस घर्षण विद्युत की प्रक्रिया को प्रैक्टिकल के रूप में किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेबल का निर्माण कर रहा हूं, उस टेबल के अनुसार क्रम संख्या बता रहे हैं, एक है क्रम संख्या, फिर इधर ये है, इधर एक तरफ लिख देते हैं अपन धनावेशित और इधर लिख देते हैं अपन ऋणावेशित। कांच की छड़ और इधर लिख देते हैं रेशम का कपड़ा। फिर नंबर 2 बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़। ये अपनी टेबल है। इस टेबल के अनुसार इस घर्षण विद्युत की प्रक्रिया को अपन बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं और इसको अपन क्या कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो घर्षण विद्युत की प्रक्रिया के दौरान हमने क्या लिया, हमने सर्वप्रथम एक तो कांच की छड़ और एक रेशम का कपड़ा लिया। क्या लिया भाई, एक तो कांच की छड़ और एक रेशम का कपड़ा लिया। तो जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पहुंच जाते हैं भाई, रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं। जिस दौरान कांच की छड़ तो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है भाई, ऋणावेशित हो जाता है। उस दौरान क्या हो जाता है, रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है भाई, ऋणावेशित हो जाता है। और अपनी परिभाषा भी यही थी। परिभाषा के अंदर मैंने क्या बताया, यही तो बताया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जिस दौरान जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो तो धनावेशित, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो ऋणावेशित होती है। ठीक वो का वही एक्सपेरिमेंट अपना यहाँ अप्लाई करो, वो का वही लागू हो रखा है। देखो, जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पहुंच जाते हैं, रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं। जिस दौरान कांच की छड़ तो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है भाई, ऋणावेशित हो जाता है। ये था अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सेकंड बात करते हैं, सेम टू सेम यही प्रोसेस है। सेकंड स्थिति में उसने क्या लिया, एक तो बिल्ली की खाल ली। क्या ली भाई, एक तो बिल्ली की खाल ली और एक एबोनाइट की छड़ ली।
जब बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ को आपस में रगड़ा जाता है, किसको रगड़ा जाता है? बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ को आपस में रगड़ा जाता है, तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ पहुँच जाते हैं? एबोनाइट की छड़ पर पहुँच जाते हैं, जिस दौरान बिल्ली की खाल तो क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है, और एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। कुल मिलाकर ये दोनों एक्सपेरिमेंट किस पर लागू हो रहे हैं भाई? घर्षण विद्युत के ऊपर, या घर्षण विद्युत, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन जिसको अपन कहते हैं। अब बात करते हैं इस टेबल के ऊपर आधारित एक्सपेरिमेंट की, कि कांच की छड़ किस प्रकार होती है, रेशम का कपड़ा कैसा होता है। तो कपड़ा आप जानते हो, छड़ आप जानते हो कैसी होती है। छड़ जैसे मान लो अपन कभी कभार कपड़े लेने की दुकान पर जाते हैं, जैसे अपन कमीज का टुकड़ा लेते हैं या अपना शर्ट का टुकड़ा लेते हैं, तो वो एक छड़ सी होती है इसके पास स्टील की, आपने देखा होगा। तो उसको नाप के 1 मीटर है या 1.5 मीटर आएगा या 2.5 मीटर का आएगा, उस छड़ से नाप के हमें देता है ना वो। ठीक उसी प्रकार क्या ये छड़ भी एक ऐसे ही होती है, वो तो लोहे की थी और यहाँ अपन किस रूप में लेके चलते हैं, वो कांच के रूप में ले लो। ठीक, और इसी प्रकार ये एबोनाइट होती है। ओके, अब बात करते हैं अपन इसके एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की। सबसे पहले देखो मैं क्या लेता हूं, ये एक दृढ़ आधार है। क्या है? एक दृढ़ आधार। मान लो ये छत है, क्या है? छत। और छत के ऊपर ये जो अपने फैन टांग रखा है, ये एक सा कड़ा लगा रखा है। क्या लगा रखा है अपन? एक कड़ा। इस कड़े से एक धागे को वहां बांध दिया ऊपर, एक धागा यहां नीचे लटका दिया। ठीक, इतना लंबा धागा है, और इस धागे से यहां हमने क्या बांधी? एक एबोनाइट की छड़ बांध दी। ठीक, चलो करो। ये अपने क्या बांध दी भाई? एक एबोनाइट की छड़ बांध दी। एबोनाइट की नहीं, कांच की ले रहे हैं सबसे पहले, है ना। ये है कांच की छड़, क्या ले रहे हैं? कांच की छड़। और ये क्या ले रहे हैं? दृढ़ आधार। और ये धागा है। ठीक, अब एक और ले लो। ये कांच की छड़ और ये भी कांच की छड़। और ये प्रतिकर्षण। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर की 1। और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इसकी थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे? जब दो घर्षण युक्त कांच की छड़ों को दृढ़ आधार से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे लटकाते हैं। जब दो घर्षण युक्त कांच की छड़ों को दृढ़ आधार से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे लटकाते हैं, तो उन कांच की छड़ों के निचले सिरे प्रतिकर्षण बल के कारण दूर दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रतिकर्षण बल के कारण दूर दूर हो जाते हैं। वापस सुन लो, जब दो घर्षण युक्त कांच की छड़ों को दृढ़ आधार से बांधकर धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे लटकाते हैं,
तो उन छड़ों के निचले सिरे प्रतिकर्षण बल के कारण क्या हो जाते हैं भाई, दूर दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षण बल के कारण दूर दूर हो जाते हैं। यह था अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखो क्या है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या ले लें, एक तो कांच की छड़ तो यहां ले रखी थी अपन ने। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में अपने क्या लिया, यहां पर धनात्मक। अब एक बार 2 एबोनाइट की छड़ लेके देख लेते हैं क्या होता है। यह है अपने एबोनाइट की छड़, और एबोनाइट की छड़ के अंदर भी वही है। देखो वो का वही प्रतिकर्षण और ये दरड़ आधार। ठीक है। अब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, वही सेम टू सेम वाक्य, वही थ्योरी। तो 2 घर्षण युक्त एबोनाइट की छड़ों को ध्यान से सुनना, अपने नोट्स उठाइए, पेन उठाइए और ढंग से साथ की साथ लैंग्वेज आप नोट करते जाइए। 2 घर्षण युक्त एबोनाइट की छड़ों को 2 घर्षण युक्त एबोनाइट की छड़ों को दृढ़ आधार से बांधकर धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे लटकाते हैं, तो उन छड़ों के निचले सिरे प्रतिकर्षण बल के कारण क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षण बल के कारण दूर दूर हो जाते हैं। यह था अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 2। बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की। अब इसमें क्या लेंगे, एक तो घर्षण युक्त, एक तो इसमें क्या लेंगे घर्षण युक्त कांच, एक तो क्या दोनों साथ में ले लो, दो घर्षण युक्त, एक तो कांच की छड़ और एक एबोनाइट की छड़, दोनों को साथ लेके चल रहा हूं मैं। देखो अब क्या इफेक्ट पड़ता है इन छड़ों के निचले सिरों पर, वो हमें चेक करना है। देखो यहां पर क्या है, धनात्मक आवेश, और धनात्मक आवेश होने की वजह से कौन सी छड़ होगी, है कांच की छड़। और इस पर कौन सा आवेश है, ऋणात्मक, तो ये कौन सी छड़ होगी, एबोनाइट की छड़। ये कौन सी होगी, एबोनाइट की छड़।
क्या होगी, एबोनाइट की छड़। तो ठीक इसी प्रकार लैंग्वेज ही बना के लिख डालो। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लैंग्वेज की, कैसे लिखते हैं। जब घर्षण युक्त कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को, जब घर्षण युक्त कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को दृढ़ आधार से बांधकर धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे लटकाते हैं। क्या लटकाते हैं, नीचे लटकाते हैं, तो उन छड़ों के निचले सिरे आकर्षण बल के कारण, किसके कारण, आकर्षण बल के कारण या आकर्षण के कारण निचले सिरे क्या आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। तो इसके बीच में लिख दो भाई आकर्षण, आगे बात समझ में। ओके, इन तीनों एक्सपेरिमेंटों से, ये जो तीनों प्रयोग थे घर्षण विद्युत की प्रक्रिया के दौरान, तो इन तीनों प्रयोगों से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, हमें निष्कर्ष ये मिला कि यदि आवेशों की प्रकृति क्या हो, समान हो, क्या हो, यदि आवेशों की प्रकृति क्या हो, समान हो, तो उनके मध्य क्या लगता है, सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है। और यदि आवेशों की प्रकृति क्या हो भाई, विपरीत हो, यदि आवेशों की प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, तो उनके मध्य क्या लगता है भाई, आकर्षण बल लगता है। तो एक बार जो आज का जो अपने मैटर पढ़ा, एक बार इसके वापस इसके ऊपर फोकस डाल लेते हैं, ताकि अपना ये टॉपिक है घर्षण विद्युत आज यही कंप्लीट होने जा रहा है और क्लास का भी टाइम होने को है। तो इसलिए मैं एक बार इसको वापस रीमेमोराइज करवा देता हूं, ताकि आप नोट्स लिखते समय आपको किसी प्रकार की भूल चूक ना हो और आपके नोट्स जो हो सिस्टम से आप उसको लिख पाओ। ओके, सबसे पहले मैंने बात की स्थिर विद्युत्की की। तो स्थिर विद्युत की फर्स्ट इकाई है 7 नंबर का मीटर है, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल, 1 नंबर का एक क्वेश्चन को टोटल मिलाकर कितना हो गया, 4 3 7। बात करते हैं इसके अंदर पहले लेसन की विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट था विद्युत घर्षण वैद्युत। तो मैंने घर्षण वैद्युत से पहले आपको स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा बताई, और स्थिर वैद्युतिकी एक्चुअल में होती क्या थी, इसकी परिभाषा मैंने आपको ये बताई कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, उससे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, उससे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसके बाद एक यूनानी वैज्ञानिक था थेल्स, जिसने क्या लिया, एक तो अंबर नामक पदार्थ लिया और एक ऊन का कपड़ा लिया। जब अंबर नामक पदार्थ और ऊन के कपड़े को लेकर वो आपस में रगड़ता है, तो उस अंबर नामक पदार्थ में कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिसकी बदौलत वह धूल के छोटे छोटे कण और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। इस प्रक्रिया के बाद में घर्षण विद्युत की परिभाषा दी गई। तो घर्षण विद्युत की परिभाषा मैंने आपको बताई कि जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पहुंच जाते हैं, दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो तो धनावेशित, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, घर्षण विद्युत कहलाती है। इस प्रक्रिया के बाद में टेबल का निर्माण किया गया। इस टेबल के अनुसार ये एक्सपेरिमेंट है जो कि आपके सामने। ओके, ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं कि जितना मैटर आपको आज का पढ़ाया गया, ये आज से आपकी कॉपी के अंदर, नोट्स के अंदर आपका प्रिपेयर्ड ढंग अच्छी तरीके से आप इसके अंदर लिख सको। और दूसरी बात आपको ये कि हमारे राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक का ये जो लॉकडाउन दिया है, अब आपको इस 1 महीने के अंदर आपको इतना मैटर लगभग ये 7 नंबर की इकाई में आपको पूरी करवा दूंगा, 7 नंबर की इकाई पूरी करवा दूंगा। इसलिए कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूटी आप में रहनी चाहिए। अगर आपको कोई असुविधा हो रही है, किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो हमारे एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट डालिए, बताइए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, उसको वापस बताइए, तो हम आपको उससे वापस विस्तार से बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।